इंस्पेक्टर अश्विन थाने में अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था। अचानक से एक कैदी बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। बचाओ! अरे कौन है भाई, क्या हो गया? वो अपनी कुर्सी से उठा और उस लॉकअप की तरफ गया जहां से आवाज आ रही थी। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? साहब ये देखिए, पता नहीं कौन है। मैं तो इस लॉकअप में अकेला था, फिर ये कहां से आ गया? कितनी भयानक हंसी हंसे जा रहा है। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अभी देखता हूँ कौन है। अश्विन ने ताला खोला और जैसे ही लॉकअप के अंदर गया, चादर में छिपा वो आदमी और जोर जोर से भयानक आवाज में हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर एक बार को इंस्पेक्टर अश्विन भी डर गया था। फिर उसने खुद को हिम्मत बंधाई और उसकी तरफ बढ़ने लगा। अरे कौन है तू? अश्विन जैसे जैसे उसके करीब जा रहा था, वो चादर समेत दीवार की तरफ खिसकता जा रहा था। अश्विन ने दीवार के पास पहुंचकर हिम्मत करके अचानक से कपड़ा उठाया, लेकिन उस कपड़े के नीचे कोई नहीं था। ओह माय गॉड! कैदी चिल्लाता हुआ वहां से भाग निकला। इंस्पेक्टर अश्विन ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने त्रिशूल लिए एक बहुत ही भयानक आदमी खड़ा था। चेहरा नीला पड़ा था और वो अपनी खून भरी आंखों से अश्विन को घूर रहा था। भीमा? अश्विन के इतना कहते ही उसने एक हमला ऐसा किया कि त्रिशूल अश्विन के पेट को चीरता हुआ आर पार हो गया। सुबह की ड्यूटी करने जब इंस्पेक्टर माधव वहां पहुंचा तो अश्विन को मरा हुआ देखकर उसको बहुत हैरानी हुई। उसने बाकी कैदियों से पूछताछ की। साहब, हम कुछ देख तो नहीं सके, बस रात को उस लॉकअप में बंद कैदी जोर जोर से चीख रहा था। उसकी आवाज सुनकर दरोगा बाबू ने लॉकअप खोला और वो भी लॉकअप के अंदर चले गए। उन दोनों के अलावा किसी की भयानक हंसी भी सुनाई दे रही थी। बस उसके बाद वो कैदी हमें बाहर भागता हुआ नजर आया। ये सुनकर इंस्पेक्टर माधव को कुछ समझ नहीं आया। उसको लगा कि उस कैदी ने ही अश्विन को मारा होगा, लेकिन वो तीसरा आदमी कौन था जिसकी हंसी बाकी कैदियों को सुनाई दे रही थी? इंस्पेक्टर माधव जब रात को अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा रहा था तो उसकी कार के बोनट पर अचानक वो भयानक आदमी आकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर माधव ने खौफ में आकर ब्रेक लगा दी। उसने त्रिशूल से इंस्पेक्टर माधव पर हमला किया, लेकिन त्रिशूल उसकी आंखों के 1 इंच पहले ही रोक दिया। मैं चाहूँ तो तुझे भी अभी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन तुझको तेरा वादा पूरा करने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गायब हो गया। अब इंस्पेक्टर माधव को 1 हफ्ते पहले गुजरी घटना याद आने लगी। शहर में 2 बड़े नेताओं की हत्या से अफरा तफरी मची हुई थी। उसके खून के इल्जाम में पुलिस ने भीमा को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं था कि भीमा जैसा आदमी किसी का खून कर सकता है। भीमा? मोहल्ले वाले तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, फिर तूने हत्या जैसे कांड को अंजाम कैसे दिया? आदमी की शक्ल देखकर आजकल पुलिस चार्जशीट बनाने लगी है। शक्ल देखकर नहीं, अकड़ देखकर। तूने मर्डर किया है, वो भी 2 बड़े नेताओं का। तुझे पता है, पिछले हफ्ते भंडारे का खाना खाकर हमारे एरिया में ना जाने कितने लोगों की मौत हुई थी। हाँ हुई थी। तो तू कहना क्या चाहता है? जिन 2 नेताओं को मैंने मारा है, उन्होंने अपने सामने वाली पार्टी को बदनाम करने के लिए उनके भंडारे वाले खाने में जहर मिलवाया था। अगर मैं तुम्हारे पास आकर कहता तो क्या तुम उनको अरेस्ट करते? उनके खिलाफ इतनी आसानी से एक्शन नहीं ले सकते थे, वो काफी बड़े नेता थे। तो फिर मेरे खिलाफ कैसे इतनी आसानी से एक्शन ले लिया? मुझे भी तो खून करते हुए किसी ने नहीं देखा। तभी सामने से उन पर कई गुंडों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जीप से उतरकर उन पर फायरिंग करना शुरू किया, लेकिन उनका कांस्टेबल मारा गया। अब इंस्पेक्टर अश्विन और इंस्पेक्टर माधव ही बचे थे। दोनों तरफ से गोलियां खत्म हो चुकी थी और सामने से गुंडे उनकी तरफ भागे आ रहे थे।
मैं इन सबको अकेला मार सकता हूँ। तुम्हें सिर्फ मेरा एक काम करना होगा। मेरे जेल से छूटने तक मेरी बेटी नेहा का ध्यान रखना। उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि तेरी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगा। भीमा जीप से बाहर निकला। वहाँ पर बने शिव मंदिर से भीमा ने त्रिशूल लिया और अकेला उन 6 से जा भिड़ा। भीमा उन पर कहर बनकर बरस रहा था और दोनों इंस्पेक्टर ये तमाशा देख रहे थे। भीमा ने अकेले ही उनको खत्म कर डाला और ये देखकर दोनों इंस्पेक्टर हैरान थे। भीमा वापस जीप की तरफ आ रहा था, तभी पीछे से एक गोली चली और भीमा वहीं ठंडा हो गया। गोली चलाने वाला आदमी कौन था ये पता नहीं चल पाया। मैंने इंस्पेक्टर अश्विन को कहा था कि वो की बेटी को अपने घर ले जाकर उसको अपनी फैमिली मेंबर की तरह रखे। शायद अश्विन ने ऐसा नहीं किया होगा। क्या पिछले हफ्ते अश्विन अपने साथ किसी बच्ची को यहाँ लेकर आया था? हाँ, वो लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो बच्ची अनाथ है। उन्होंने उसको एक दिन हमारे ही घर पर रखा था, फिर उसको अनाथ आश्रम में छोड़ आए थे। ओह नो, यही गलती कर दी उसने। मुझे अभी उसे वहाँ से लाना होगा, वरना मुझे भी मार डालेगा। इंस्पेक्टर माधव देर न करते हुए सुबह ही अनाथ आश्रम से नेहा को अपने साथ अपने घर पर ले आया और अपनी बीवी और अपने बेटे रिंकू को उसके बारे में सब कुछ बता दिया। बेटा नेहा, आज से तुम यहीं रहोगी। आज से रिंकू तुम्हारा भाई और हम दोनों तुम्हारे मम्मी डैडी। हाँ बेटा, अपने भाई रिंकू के साथ खेलोगी, स्कूल जाओगी और मजे करोगी, ठीक है? सुनकर नेहा बहुत खुश हुई। अब इंस्पेक्टर माधव पुलिस स्टेशन ड्यूटी के लिए निकला तो उसको बाहर भीमा खड़ा हुआ नजर आया। भीमा, अब तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया बल्कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं अब सुकून से इस दुनिया से जा सकता हूँ। मेरी बात सुनो, उस रात जो हम पर हमला हुआ था वो खास तुम्हें खत्म करने के इरादे से ही हुआ था। किसने मरवाया था मुझे? जिन 2 नेताओं को तुमने मारा था उनकी पार्टी के एमएलए ने तुम्हें मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे। एमएलए रघुवीर। या रघुवीर, तेरी मौत आ रही है। एमएलए रघुवीर अपनी हवेली में 2 पॉलिटिशियंस के साथ बैठा हुआ था। अच्छा हुआ उसको हमने मौके पर ही खत्म करवा दिया, वरना पुलिस जांच पड़ताल करती तो हमारे नाम भी खुल जाते कि उस भंडारे वाले खाने में जहरीली दवाई हमने ही मिलवाई थी। तभी अचानक से वहाँ की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगी। सामने खड़ा भीमा जोर जोर से त्रिशूल को जमीन पर मार रहा था और खून भरी निगाहों से उनको देख रहा था। अब ये कैसे हो सकता है? ये कहकर वो उठा और उसने पीछे से गन निकालकर भीमा पर फायरिंग की। त्रिशूल से उसकी गर्दन उड़ा दी, जो कटकर रघुवीर के कदमों में जा गिरी। भागो! दोनों भागने के लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े, भीमा उनके सामने आ गया और एक ही बार में त्रिशूल दोनों के सीने से आर पार कर दिया। इंस्पेक्टर माधव वहां पहुंचा तो दोनों की लाशें त्रिशूल के सहारे जमीन पर खड़ी थी। जो भी पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए आम इंसान की जान खतरे में डालने की सोच रहा है, वो मरने के लिए तैयार हो जाए। देर रात का वक्त है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के अलावा अब कोई नहीं है। सब लोग एक शांत रात काटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रात का तकाजा कुछ और ही है। इंस्पेक्टर साहब, हवलदार, बचाओ हमें बचाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ हमें अभी। बचाओ। अरे ये क्या? कौन है ये दोनों? हमें बचाओ। हम अपने सारे गुनाह कबूल करते हैं, लेकिन हमें बचाओ। इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिस ऑफिसर उनको देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। ऐसे तो सिर्फ फिल्मों में ही होता था कि गुनहगार खुद बोले कि मुझे जेल में डाल दो। इंस्पेक्टर ने बोला, क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम और तुम्हें हुआ क्या है? हवलदार, जल्दी से हॉस्पिटल फोन करो।
जीप निकालो, बोलो कि हम आ रहे हैं। इंस्पेक्टर, हमें हमें जेल में डाल दो। हम बेल पर छूट जाएंगे। हाँ, हम बेल पर छूट जाएंगे, बस हमें जेल में डाल दो। हमें सरकारी खर्चे पर एम्स भेज दो। उन दोनों की बात सुनकर इंस्पेक्टर और हवलदार को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो उन दोनों को देखते ही रह गया। इंस्पेक्टर, संजू और राजू दोनों इंस्पेक्टर के पैरों पर फिर से गिर जाते हैं, लेकिन इस बार उठते नहीं हैं। इंस्पेक्टर और हवलदार उन्हें टच करते हैं और देखते हैं कि वो मर गए हैं। ये तो मर गए। कौन है ये दो? और इन्हें अगर कुछ तकलीफ थी तो अस्पताल क्यों नहीं ले गए? यहाँ क्यों आए? ये देख पुलिस स्टेशन में सब लोग बहुत चक्के से रह गए थे। आखिर कोई खुद पुलिस स्टेशन में आकर अपना गुनाह क्यों कबूल करेगा? साहब, ये तो संजू और ये राजू लगता है। अभी 2 महीने पहले तो हमने इन्हें पकड़ा था। बेल पे थे दोनों, वो आर्मी ऑफिसर के घर की चोरी के मामले में। उसका प्रेशर तो मुझे आज भी याद है। अच्छा हुआ वो ऑफिसर बच गया, वरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस भले आदमी की तेरवी होने के लिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाके हॉस्पिटल को खबर दो। इन लोगों ने जीते जी तो नाक में दम कर रखा था, अब मर के क्या करतब करेंगे क्या पता। रात को जो पुलिस स्टेशन में हुआ उससे इंस्पेक्टर चकित तो था, लेकिन उसे जो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया उससे तो उसका माथा ही ठनक गया। आपके गुनहगारों की मौत ट्रूली शॉकिंग है। ना मैंने ऐसी मौत कभी देखी है और शायद ही मैं फिर से कभी देखूंगा। क्या मतलब डॉक्टर साहब? इनकी मौत मांस खाने से हुई है। ऐसा वैसा मांस नहीं, इंसानी मांस, और वो भी कच्चा। क्या? कच्चा इंसानी मांस? ऐसा कैसे हो सकता है? You mean cannibals? जी हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने पहली बार कच्चा मांस खाया था। इंसानी मांस तो दूर की बात है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये दोनों शॉक और हार्ट अटैक से मरे हैं। हो सकता है कि कच्चा इंसानी मांस खाने से इनको शॉक लगा हो। डॉक्टर प्लीज, जब तक हम इसकी पूरी तरह से तहकीकात नहीं कर लेते किसी को डिस्क्लोज मत करो। इस शहर को मैन ईटर की जरूरत नहीं है। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं अपनी रिपोर्ट में ये सब नहीं लिखूंगा, लेकिन जान लीजिए आपके चहीते शहर में अब कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद आप ही रोक सकें। इंस्पेक्टर ने जो सुना उससे वो चकित तो हो गया, लेकिन इन सब के पीछे क्या राज है ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ महीनों पीछे। देर रात है। संजू एक चोरी की हुई गाड़ी तेजी से चला रहा था। उसके साथ राजू, उसका दोस्त और दूसरा चोर भी है। अरे यार संजू, आज तो हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया। अरे किसे पता था कि उस बुड्ढे के घर पे इतना पैसा होता है? चल भाई, 2-3 महीने के लिए आराम हो गया। अरे भाई, आजकल इन बुड्ढों के पास ही इतने पैसे होते हैं। जवानों का पैसा तो EMI और क्रेडिट कार्ड्स बिल भरने में ही चला जाता है। इसीलिए बोलता हूँ, उन्हें ऐसी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, सीनियर्स ही सीनियर्स और पैसा ही पैसा। भाई अब तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा। थोड़ा 3-4 महीने तो अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। पिछली बार की तरह इस बार पूरी तरह तो फंसे नहीं, लेकिन बुड्ढा मानेगा भी नहीं। पुलिस केस तो जरूर करेगा। यार देख, पिछली बार जो हुआ वो मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन उस आर्मी ऑफिसर ने हमारा चेहरा देख लिया था और फोड़ भी दिया था। तेरे को भी लगी थी ना? अरे इसीलिए उसका खून करना पड़ा। अच्छा, खून करना पड़ा। और वो लड़की, उसका क्या था? उसको क्यों मारा? उसने तो हमारा चेहरा भी नहीं देखा था। अब देख, सबसे पहली बात, अदालत में ये प्रूव नहीं हुआ कि हमने उसे मारा, और दूसरी बात, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उसका घर देखा था। चारों ओर CCTV कैमरास, एक भी पुलिस के हाथों लग जाता तो हमारी शामत थी, शामत, समझा? हम बच गए ये समझ कि पुलिस की नजर पड़ने से पहले ही हमने उस लड़की और कैमरास दोनों को गायब कर दिया। हाँ, और अदालत ने तो हमको बेल भी दी थी। वो लॉयर ने क्या बोला था? हाँ? अरे विक्टिमलेस क्राइम। हाँ, विक्टिमलेस क्राइम। उसको क्या मालूम कि रोड एक्सीडेंट भी होते हैं। गुनहगार अपने गुनाहों की जब प्रशंसा करने लगे
तो समझना चाहिए कि उसका अंतिम वक्त आ चुका है। अरे हरामखोर, देख के चला ना। अरे वो जवान लड़की को मार देने का मजा ही कुछ और था। किसी आदमी को मारते हैं तो वो झगड़ा मारा मारी करता है, लेकिन वो लड़की तो मुझे छोड़ दो बोलते बोलते थकी नहीं, और तुमने उसका गला काट दिया। हाँ, बिल्कुल जैसे कोई कसाई मुर्गे का गला काट देता है। हाँ, और क्या मुर्गी थी वो। देख, अपनी फ्रेंड है वो सोशल नेटवर्क पर। तू पागल हो गया क्या? जिसका खून किया उसका सोशल मीडिया पर तू फ्रेंड है? अरे केस तो चलता रहेगा, लॉयर को क्या मालूम कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। तू फोटो देख, फोटो क्या कड़क माल है, देख देख। अरे यार वो सब छोड़, अभी भूख लगी है, कहीं खाना खिला दे यार। अब तू बोल रहा है कि अंडरग्राउंड हो जाना पड़ेगा, तो क्या पता मुंबई का खाना कब नसीब हो। हाँ वो तो है भाई। चल, एक नया चाइनीज का ठेला खुला है, वहीं जाते हैं। अरे कल सुबह की टिकट खरीद कर गाँव चले जाएंगे। संजू और राजू को भूख तो लगी है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो उनके साथ अब होने वाला है वो शायद हर गुनहगार को गुनाह करने के पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। आओ साहब आओ, चांदनी चाइनीज में आपका स्वागत है। बोलिए क्या लाऊं मैं आपके लिए? नूडल्स, सेजवान कि चाउमीन? अरे राजू, नया चाइनीज का ठेला खुला था ये मालूम था, लेकिन इतना सुंदर है साला ये नहीं मालूम था। ए साहब, ठेला मत बोलो, दिखता नहीं है? यहाँ बैठने की जगह है और वहाँ लेटने की जगह है। ये ओपन एयर रेस्टोरेंट है चांदनी का, और बहुत जल्द 5 स्टार होटल भी खोलूंगी मैं। हाँ, खोल लेना, जरूर खोल लेना, लेकिन पहले आज हमें कुछ खिला तो दो। जरूर, आइए बैठिए ना। वो 2 चोर आके बैठ जाते हैं और चारों ओर की चकाचौंध देखकर उनके मन में एक ही ख्याल आता है। अरे भाई, अभी खुला है और देख कितना आलीशान है। लगता है बहुत पैसा होगा इनके पास। लगती तो अकेली है, एक आध वेटर होगा और अंदर एक कुक होगा, और क्या 4 जन और हम माला माल। अरे वो सब बाद में देखते हैं, अभी बहुत भूख लगी है, पहले वो कर लेते हैं। हाँ? आपकी चॉइस तो हमें बाद में मालूम पड़ेगी, पहले ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री डिश तो टेस्ट कीजिए। खाइए जनाब, ये है हमारा फेमस चाउमीन, और बताइए कि आपको कैसा लगा ये डिश। अरे ये क्या भद्दा टेस्ट है, ऐसे चाइनीज बनाता है कोई? छी, मुझे तो लगा ये बहुत अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट होगा। ये क्या बकवास टेस्ट है यार। माफ कीजिए साहब, शायद ये डिश किसी और के लिए बना था और आपने खा लिया। अरे ये क्या मजाक है, तुमने तो बोला कि ये कॉम्प्लीमेंट्री डिश है, और अब बोल रही है कि ये किसी और के लिए बना था। हाँ सर, किसी और के लिए बन रहा था, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आ गई। जैसे मैं अपने पैसे गांव भेजने के लिए तैयार कर रही थी और तुम लोगों ने उनको चोरी करके मुझे मार दिया। कहाँ भाग रहे हो? अभी तो तुमको सब कुछ अच्छा लग रहा था, अब क्या हुआ? हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। अरे हाँ, हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। माफी? मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? तुम्हें तो बेल मिल ही गई ना, तुमको किस चीज का डर? हाँ, हम लोगों को बेल मिल गई, हमें अभी जाने दो। पता है, तुम 2 टक्के के चोरों ने जब मेरे घर पे चोरी की और मैं अपने माँ बाप को पैसे नहीं भेज सकी, तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। और क्या नसीब है, जिस गाड़ी में मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए गांव जा रही थी, उसका भी एक्सीडेंट हो गया। उस दिन से मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ कि तुम मिलो तो पूछूं
तुम्हारे एक चोरी करने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। कहाँ का है ये विक्टिमलेस क्राइम? संजू और राजू को अब समझ में आता है कि उनके गुनाहों ने उन्हें अब पकड़ लिया है। वो बिलबिलाने लगते हैं, लेकिन चांदनी की आंखों में रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर तुम यहीं मरना नहीं चाहते तो ये कच्चा गोश्त खाओ और जाओ पुलिस स्टेशन में सब बयान कर दो, वरना ये तो तय है कि मेरे होटल में और 2 भूत आ जाएंगे अभी इसी वक्त। नहीं, हम खाएंगे, हम यही खाएंगे, हमें जाने दो, हमें जाने दो। इस तरह उस चुड़ैल ने संजू और राजू को पूरी रात इंसानी मांस खाने पर मजबूर कर दिया। वो 2 तो वहां से जैसे तैसे निकल गए। ये कहानी शैतान गांव की है, जहां की शमशान टॉकीज ताजमहल से ज्यादा प्रसिद्ध है। गांव वालों का मानना है कि यहाँ कोई मरघट रहा होगा जिस पर टॉकीज बनी है, इसलिए इसका नाम शमशान टॉकीज हो गया। विजय अपनी कार से पत्नी विद्या, अरुण और उसकी पत्नी निशा के साथ शमशान टॉकीज के रास्ते से निकलता है। ये शमशान टॉकीज का रास्ता है। विजय, तुम तो मुझे शमशान टॉकीज की पूरी कहानी बता चुकी हो, है ना? हाँ, ये भूतों से बहुत डरते हैं। भूतों को तो हम भी मानते हैं, लेकिन डरते नहीं। अरे भूत और चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मन का भ्रम है। जो डर गया समझो मर गया। अरे भाई, मुझे मरना नहीं है। तुम कार तेज चलाओ। विजय अरुण की बात का मजाक उड़ाते हुए हंसता है और कार तेज चलाता है। विजय की कार शमशान टॉकीज के सामने आकर अचानक रुक जाती है। अरुण, निशा और विद्या डर से कार में ही छुप जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है। शमशान टॉकीज का दरवाजा हवा में झूलने लगता है। टॉकीज के अंदर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे शायद ये टॉकीज के अंदर कोई है। शमशान टॉकीज में भूत होंगे और कोई नहीं। लेकिन भूत सहायता क्यों मांगेंगे? हमें मरना नहीं है, जल्दी यहाँ से चलो। विजय किसी की बात नहीं मानता और टॉकीज के अंदर जाने लगता है। बाकी लोग भी मजबूर होकर उसके पीछे जाते हैं। चीखने चिल्लाने की आवाजें तेज होती हैं। टॉकीज का दरवाजा जो हवा में झूल रहा है अचानक बंद हो जाता है। अंधेरा होने से कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आवाजें आ रही हैं। अचानक लाइट जलती है, सब चौंक जाते हैं। अंदर कोई नहीं है। चीखने चिल्लाने की आवाजें भी बंद होती हैं और 2 भूत डरावनी हंसी के साथ प्रकट होते हैं। तुम लोग कौन हो? हम दोनों शमशान टॉकीज के भूत हैं, रंगा और बिल्ला। अबे तुम लोग डरना नहीं, ये कोई भूत नहीं है। यहाँ 3D फिल्म चल रही है यार। ये फिल्म नहीं, सचमुच के भूत हैं। औरतें अपने आभूषण और आदमी पर्स निकाल कर हमें दे दें। भूत जी, आप हमारे आभूषण का क्या करेंगे? अपनी भूतनी को पहनाएंगे। अचानक टॉकीज की लाइट फिर बंद होती है। अंधेरे में भूतों के हंसने और विजय, विद्या, अरुण, निशा के चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है। टॉकीज का दरवाजा फिर खुलता है। उस दरवाजे से विजय, निशा और अरुण की सरकटी लाशें बाहर गिरती हैं। खून से जमीन लाल हो जाती है। दोनों भूत उसी दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जिनके हाथ में तीनों के सर हैं। वो लड़की कहाँ गई?
अरे हमें धोखा देकर भाग गई है। कोई बात नहीं, शमशान टॉकीज में आज का खूनी खेल पूरा हो गया। हाँ। चलो अगले शिकार की तैयारी करें। विद्या शमशान टॉकीज के भूतों से अपनी जान बचाकर घायल अवस्था में पैदल भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इंस्पेक्टर साहब, शमशान टॉकीज में मेरे पति की हत्या हो गई। हत्या किसने की? भूतों ने मेरे पति विजय और उनके दोस्त अरुण और निशा को भी मार दिया है। मारने से पहले भूतों ने हमारे आभूषण और पैसे सब कुछ छीन लिए। मैं अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा कर आई हूँ। अरे उन भूतों ने तो आपको भी घायल कर दिया है। पहले मैं आपको अस्पताल पहुंचाता हूँ, बाद में उन भूतों को देखूंगा। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ विद्या को हॉस्पिटल भेज देता है और शमशान टॉकीज के उन भूतों के बारे में सोचने लगता है। इंस्पेक्टर अपनी योजना अनुसार हवलदार के साथ सिविल ड्रेस में शमशान टॉकीज के पास आता है। जीप रोककर दोनों बाहर निकलते हैं। हवलदार साड़ी पहने औरत की वेशभूषा में है। सर, मेरी बीवी विधवा हो जाएगी, मुझे उस भूत के पास मत ले जाइए सर। अरे डरो नहीं, तुम अपने आभूषण उतार दो, मैं भी अपना पर्स जीप में रख देता हूँ। औरत बना हवलदार अपने गहने उतार कर जीप में रख देता है। इंस्पेक्टर भी अपना पर्स जीप में रखकर हवलदार के साथ शमशान टॉकीज की तरफ जाने लगता है। शमशान टॉकीज में फिर वैसे ही डरावनी आवाज के साथ तेज हवा चलने लगती है। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ शमशान टॉकीज के अंदर आता है। टॉकीज में अंधेरा है। अचानक लाइट जलती है और सामने दो भूत दिखाई देते हैं। टॉकीज का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हवलदार डरकर इंस्पेक्टर के पीछे छुप जाता है। ये शमशान टॉकीज नहीं, मौत की हवेली है और आज हम तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पिएंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हारी पत्नी के गहने और तुम्हारा पर्स छीन लेंगे। अरे भूत जी, हम परदेसी हैं। हम तो यहाँ फिल्म देखने आए थे। शमशान टॉकीज में एक ही फिल्म चलती है और वो जानते हो कौन सी है? जानी दुश्मन। हाँ। फिल्म देखने से पहले तुम अपने गहने हमें दे दो। अरे गहने और पर्स तो हम बाहर जीप में छोड़ आए हैं। हाँ, हम अभी जाकर अपने गहने ले आते हैं। हाँ। चालाक औरत, तुम नहीं, मैं जाऊंगा। हाँ, चलो हम इनकी जीप से गहने और पर्स लेकर आते हैं, फिर आराम से इनका खून पिएंगे। भूत शमशान टॉकीज से बाहर आते हैं और इंस्पेक्टर की जीप में बैठकर गहने ढूंढने लगते हैं। भूत जैसे ही जीप में बैठते हैं उन्हें करंट सा लगता है और दोनों भूत जीप के अंदर कैद होकर चिल्लाने लगते हैं। अरे ये क्या, हम तो जीप में कैद हो गए। किसी ने अपने जादू से हमें बंदी बनाया है।
किसी ने नहीं, हमने तुम दोनों को पकड़ा है। जीप के पास झाड़ियों में छुपा एक पुरोहित सामने आता है। तब तक इंस्पेक्टर और हवलदार भी शमशान टॉकीज से बाहर आते हैं। शमशान टॉकीज के भूत रंगा और बिल्ला, अब तुम दोनों पुलिस की पकड़ में हो। तुम दोनों को पकड़ने के लिए हमने ये खेल खेला है। हवलदार, अपने असली रूप में आ जाओ। हवलदार साड़ी उतारकर पुलिस की ड्रेस में दिखाई देता है। पुरोहित मंत्र पढ़कर जीप पर पानी छिड़कता है, जिससे भूत चिल्लाने लगते हैं। छोड़ दो हमें, इस खेल में हमारा कोई दोष नहीं है। शमशान टॉकीज का मालिक हमसे ये करवाता है। हाँ, क्या मतलब? शमशान टॉकीज बरसों से बंद पड़ी है, इससे टॉकीज मालिक को नुकसान हो रहा है। हाँ, इस नुकसान की भरपाई के लिए उसने हम दोनों को ये काम दिया है। हम लोगों के गहने और पैसे छीनकर शमशान टॉकीज के मालिक को देते हैं। हाँ, और आदमियों का खून पीकर हम अपना पेट भी भर लेते हैं। अब तुम्हारे पेट में हम आग भर देंगे, जलाकर राख कर देंगे। पुरोहित अपनी तांत्रिक विद्या से दोनों भूतों को एक बड़ी बोतल में बंद कर देता है और मंत्र पढ़कर बोतल को शमशान टॉकीज के अंदर फेंक देता है। शमशान टॉकीज में जोरदार धमाका होता है और शमशान टॉकीज जलकर राख हो जाती है। टॉकीज के साथ दोनों भूत भी भस्म हो जाते हैं। इंस्पेक्टर शमशान टॉकीज के मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज देता है। अब शैतान गांव शमशान टॉकीज के भय से मुक्त हो जाता है।